एनी क्वेश्चन? किसी के मन में कोई प्रश्न है तो बताइए। नहीं है? चलिए, तो आप सबको पता है कि हम लोग आज पढ़ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म का ये दूसरा क्लास है, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म का ये दूसरा क्लास है। कल हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी बातें की, रिएक्शन क्या है। रिएक्शन दो स्टेप में होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। और उस प्रोसेस में कितने तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग होते हैं। हमने पढ़ा कि होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस दो स्टेप होते हैं, दो तरह से होते हैं। सॉरी, होमोलाइसिस में चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड रहते हैं जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, तो मोस्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कोवेलेंट कंपाउंड ही होते हैं। तो उसमें फर्स्ट स्टेप होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, जो दो तरह से हो सकता है कि दोनों डिपार्टिंग एटम अपना अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे होमोलाइसिस, होमोलाइटिक फिशन, होमोलाइटिक क्लीवेज। और दूसरा होता है जिसमें दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही एटम लेके चला जाता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो लेके चला जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया वो नेगेटिव हो गया, जिसका चला गया वो पॉजिटिव हो गया। इसे कहते हैं हेटेरोलाइटिक फिशन, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज या हेटेरोलाइसिस, ठीक है। इतना हम लोग कल बात किए। हम ये भी कल बात किए कि रिएक्शन जो होगा तो उसमें दो तरह की बातें हैं। पहली बात यह है कि रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटेगा और वो बॉन्ड तुरंत बन जाएगा, तो उस बीच में टूटने पर कुछ देर के लिए जो बना उसे कहते हैं हम लोग इंटरमीडिएट, वो अनस्टेबल होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि रिएक्शन का बॉन्ड टूटेगा, एक बनेगा इंटरमीडिएट, वो स्टेबल होगा और तब प्रोडक्ट आएगा। तो हम लोग आज उसी इंटरमीडिएट की बात करेंगे, बॉन्ड टूटने के बाद और प्रोडक्ट बनने से पहले, इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है। उसकी चर्चा आज डिटेल में करेंगे हम लोग, जो हम लोगों को लाभप्रद होगा हमारे लिए रिएक्शन को समझने में, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपसे ये आग्रह करते हैं कि आप फटाफट, जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पहला काम तो यही कर लें, ठीक है। क्या करेंगे पहला काम? पहला काम क्या करेंगे? बोलिए, अब ये करिए मैं क्या बोलने वाला हूं। पहला काम क्या करेंगे? हमारे चैनल को, पीएम मिश्रा केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तुरंत। अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, ठीक है। फटाफट कर लीजिए जो लोग नए आए हैं, और तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा क्लास यहां से शुरू होता है आज। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, द स्पेसीज फॉर्म्ड आफ्टर बॉन्ड फिशन इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट।
पहले बॉन्ड फिशन हुआ, एक इंटरमीडिएट बना और जो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बीच का जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, उसे हम लोग कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स 3 टाइप के होंगे, 3 टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स। कल आपने देखा कि 2 तरह से बॉन्ड टूटते हैं। तो पहला जब होमोलाइसिस होता है, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना चले गए, तो उसमें जो बनता है उसका नाम है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल के पास एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए सारे फ्री रेडिकल होंगे पैरामैग्नेटिक। पढ़े हैं ना आप? पढ़े हैं, याद है कि जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो पैरामैग्नेटिक होता है। और हम इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाते हैं। ये H डॉट मतलब H रेडिकल, Cl रेडिकल, Br रेडिकल, I रेडिकल, CH2 रेडिकल, ये सब रेडिकल का है। जहां जहां डॉट देख रहे हैं इसका मतलब ये फ्री रेडिकल्स हैं, इनके पास एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इससे सारे पैरामैग्नेटिक होंगे और हाईली रिएक्टिव होंगे। कोई स्पेसीज नहीं चाहता है कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, सो दे आर हाईली स्पेसिफिक रिएक्टिव, तुरंत रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, यहाँ वही लाइन लिखा हुआ है, फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड फ्री रेडिकल्स आर हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ unshared electron. They have high tendency to pair the unpaired electron. ठीक है, कल हम दिखाए थे, फिर आपको दिखाता हूं जो बच्चे नए हैं उनके लिए, कि मान लो ये CH3Cl के बीच बॉन्ड है, इसका होमोलाइसिस हुआ। होमोलाइसिस मतलब क्या हुआ? इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक Cl का है, एक C का है, ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाएंगे। ये हुआ फ्री रेडिकल। इसी का नाम हुआ, जब भी होमोलाइसिस होगा तो फ्री रेडिकल बनेंगे। होमोलाइसिस होगा कब, कैसे समझेंगे हम? तो मेनली 3 बात है। होमोलाइसिस या तो थर्मल होता है, गर्म कर देते हैं, जितना उसका बॉन्ड एंथैल्पी है उतना हीट देते हैं तो बॉन्ड टूटता है, होमोलाइसिस होता है। या सनलाइट या यूवी लाइट का प्रेजेंस रखते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट रहता है, मेन यही है। बाकी अब रेडिकल है, रेडिकल से रेडिकल बनेगा वो सब अलग बात हुआ, एक रेडिकल है तो दूसरा रेडिकल बना देगा वो, लेकिन मेन जो बनेगा रेडिकल, उसके 3 पॉइंट होंगे। क्या सब? पहला क्या होगा? थर्मल। थर्मल मतलब यूजिंग हीट। दूसरा फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल मतलब हैसियत साइन सनलाइट का या यूवी लाइट का। और तीसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट रहेगा तो होमोलाइसिस होने का चांस ज्यादा है। ठीक है, या कोई रेडिकल ही आएगा, एक रेडिकल कोई बाहर से आएगा तो दूसरा रेडिकल बना देगा, ऐसा भी हो सकता है, इंड्यूस भी हो सकता है। लेकिन मेन देखेंगे आप कि जहां पर हीट है, थर्मल मतलब हीट, या लाइट है सनलाइट या यूवी लाइट, या नॉन पोलर सॉल्वेंट बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो होमोलाइसिस होगा और क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल्स। ठीक है, ये तो समझ गए आप। ठीक है, और तीसरा बन सकता है, चौथा बन सकता है बाय द अटैक ऑफ फ्री रेडिकल। जैसे हम आपको एक बता दें, अभी हम लोग पढ़ने वाले 11th पढ़े भी होंगे आप, जैसे CH4 है, इस CH4 पर अगर Cl रेडिकल अटैक करेगा तो CH3 रेडिकल प्लस HCl बनेगा।
एक रेडिकल दूसरा उत्पन्न किया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये रेडिकल कैसे बनेगा? फिर वही सनलाइट से या यूवी लाइट से या थर्मल डिसोसिएशन से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं, क्योंकि तो इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है। फ्री रेडिकल में देखिए, कार्बन फ्री रेडिकल में क्या हुआ, 3 तो बॉन्ड होंगे और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, एक इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन है, ये सब बॉन्ड बना हुआ है। मान लो CH3 है या कुछ भी है, H ही मान लिख देते हैं, H है। तो कहीं कहीं देखेंगे आप लिखा हुआ है कि, एक मिनट, एक मिनट, हाँ ये था, ये मान लो बॉन्ड है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन। तो कहीं कहीं देखेंगे आप लिखा हुआ है कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं आप, और इसका स्ट्रक्चर है पिरामिडल। लेकिन आप सावधान रहिएगा, ये 100% गलत है, 100% गलत है। एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये गलत है, ये गलत है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ऐसा प्लैनर स्ट्रक्चर है और इसमें एक लोन पेयर है। इसका प्रमाण है, एक्सपेरिमेंट से प्रूव्ड है, यह एंगल नियरली 120। तो ये ट्राइगोनल प्लैनर, ट्राइगोनल प्लैनर, ठीक है। अल्काइल रेडिकल जितने भी होंगे वो नियर टू प्लैनर, या तो प्लैनर होंगे या प्लैनर के नजदीक होंगे। 120 एंगल नहीं होगा, 118 होगा। ये बात ध्यान रखना, बहुत से बुक में दिया हुआ है कि इसका पिरामिडल शेप होता है, इसका शेप पिरामिडल नहीं होता है, प्लैनर होता है। ऑथेंटिक बात यही है केमिस्ट्री में, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और प्लैनर स्ट्रक्चर है या नियर टू प्लैनर। कहीं अगर ऑप्शन में रहे प्लैनर एंड नियर टू प्लैनर, तो नियर टू प्लैनर विल बी करेक्ट आंसर। लेकिन अगर इस कार्बन से जो ये जुड़े हुए H हैं, इनके बदले में कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम रहेगा, तो ये प्लैनर से पिरामिडल की ओर चले जाएंगे। तब प्लैनर पिरामिडल के बीच बीच में, पिरामिडल का शेप 109 होना चाहिए और इसका 100 एंगल, इसका 120 है, तो उसका एंगल 112, 114 ऐसे इसके बीच में हो जाएगा। विथ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जैसे CF3 रहेगा, CCl3 रहेगा, तो उसमें प्लैनर और पिरामिडल के बीच में शेप हो सकता है। ये लाइन आप लोग नोट कर लें, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शेप ऑफ अल्काइल रेडिकल्स आर प्लैनर, हाइब्रिडाइजेशन, sp2, lone pair is perpendicular to the plane, sorry lone pair नहीं, unpaired electron,
अनपेयर्ड कहाँ है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हो, इट विल डेविएट टुवर्ड्स पिरामिडल, उसमें भी कंप्लीट पिरामिडल नहीं होगा, पिरामिडल की ओर डेविएट करेगा, ठीक है, पिरामिडल की ओर डेविएट करेगा। या कोई बड़ा बड़ा ग्रुप जुड़ा रहेगा तो पिरामिडल की ओर डेविएट करेगा। लेकिन अल्काइल रेडिकल अगर हैं तो वो सब प्लानर हैं, ये फाइनल है, ठीक है। एनी क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं तो चलिए अब वापस आते हैं फिर इस पर। अब देखिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, यहां यही सबसे क्वेश्चन आया, कंप्यूटर में आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है स्टेबिलिटी। तो आप देख रहे हो कि फ्री रेडिकल तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के, दिख रहा है आपको? तीन तरह का फ्री रेडिकल है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? इसको कहते हैं प्राइमरी। जिस कार्बन में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे 2H रहेगा, अगर 2H तो ये होगा प्राइमरी, ठीक है। और एक ही H रहेंगे, एक ही H रहेगा तो ये हो गया सेकेंडरी, और कोई H नहीं रहेगा तो ये हो गया टर्सरी, ठीक है। CH2 है तो प्राइमरी, CH है तो सेकेंडरी, और C है तो टर्सरी। इसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी कहते हैं। इसको प्राइमरी को 1 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री बोलते हैं, और टर्सरी को 3 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए स्टेबिलिटी में क्या बात है। फ्री रेडिकल में तो आप जानते ही हो कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इट इज ओनली 7 इलेक्ट्रॉन, 2 इस बॉन्ड में, 2 इस बॉन्ड में, 2 इस बॉन्ड में, एक यहाँ है। कार्बन तो पीरियड 2 का एलिमेंट है, पीरियड 2 के एलिमेंट ऑक्टेट रूल को हाईली ओबे करते हैं, वो चाहते हैं उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। इसमें देखिए केवल 7 इलेक्ट्रॉन है, ओनली 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो सोचो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कोई भी ग्रुप जो इससे अटैच है अगर वह इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर कोई ड्रॉ करेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। क्योंकि आप लोग क्लास 12 में हैं तो आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल जितना भी है ये सब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। तो अब देखिए इस मिथाइल में एक भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, ये तीनों H है। H और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है, 2.5 2.1, हम लोग ऑलमोस्ट मानते हैं कि ये नॉन पोलर है। इथाइल में एक मिथाइल है, ये कार्बन है ना फ्री रेडिकल वाला, ऊपर नीचे H है, देख रहे हैं, ये H है, ये H है, यहाँ मिथाइल है, एक मिथाइल है, यह मिथाइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। सेकेंडरी में कार्बन पर एक रेडिकल है, एक H है, 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल है, दोनों रिलीजिंग ग्रुप है, तो सोचिए कॉमन सेंस है, रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा है तो अधिक इलेक्ट्रॉन देगा इसको। टर्सरी में देखिए तीनों मिथाइल है, तीनों अल्काइल है, तीनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तीनों इलेक्ट्रॉन देगा। अब आप लोग बोलिए कौन स्टेबल ज्यादा होगा? दो बात बोला मैं, फ्री रेडिकल के कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
उनमें इलेक्ट्रॉनिक कमी है, और अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले। अगर कोई चीज की कमी हमको है, आपको कोई देने वाला मिलेगा तो अच्छा होगा ना। जो मेरे पास नहीं है कोई देगा तो हमें अच्छा लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कार्बन फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। कीप इन माइंड, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप will increase stability of carbon free radical. क्यों? Because free radicals are electron deficient. देखिए ये लिखा हुआ है, free radicals are electron deficient species. So electron releasing group increases stability of free radicals. ठीक है, electron releasing group increases stability of free radicals. तो ये देखिए, इसलिए टर्सरी का स्टेबिलिटी सबसे अधिक है, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम, मिथाइल सबसे कम। मिथाइल फ्री रेडिकल इज लिस्ट स्टेबल। इसी टाइप का रीजनिंग रहेगा। ठीक है, इसका उल्टा समझ गए होंगे आप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो उसके स्टेबिलिटी को घटा देगा। एक तो डेफिशिएंट है, ऊपर से कोई विथड्रॉ कर रहा है, तब क्या होगा? क्या होगा बताइए? लेस स्टेबल। एक तो अपने अभाव है, ऊपर से चोरी हो गया, जो था पैसा भी को लेके चला गया, हम दुखी होंगे या खुशी होंगे? और दुखी हो जाएंगे ना। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, तो विथड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज करेगा। यह एक फैक्टर है। एक दूसरा फैक्टर भी है, रेजोनेंस। केमिकल बॉन्डिंग में आप +2 के स्टूडेंट हैं, आपको मालूम है रेजोनेंस क्या हुआ? मोर देन वन प्रोबेबल स्ट्रक्चर। जिसको मोर देन वन प्रोबेबल स्ट्रक्चर है उसको रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस में पढ़े हैं आप, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है। जितना अधिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा उतनी अधिक स्टेबिलिटी होगी। पढ़े हैं ना? तो यहां भी वो लागू होगा, फ्री रेडिकल में भी। जितना अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतनी अधिक स्टेबिलिटी होगी। There are two factors which affect stability of free radicals. दो फैक्टर हैं। पहला ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर था, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, विथड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज करता है। और दूसरा रेजोनेंस। रेजोनेंस हमेशा स्टेबिलिटी को इंक्रीज ही करता है, ठीक है, डिक्रीज नहीं करता है। और जितना अधिक पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा उतना अधिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा उतना अधिक स्टेबिलिटी होगी। दो फैक्टर हुए, एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दूसरा रेजोनेंस। रेजोनेंस एक ही बात है, रेजोनेंस इंक्रीजेस स्टेबिलिटी एज नंबर ऑफ प्रोबेबल स्ट्रक्चर इंक्रीजेस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। ठीक है, तो एक देखा आपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का एग्जांपल भी दिया आपको। अब दिखाता हूं अगला रेजोनेंस में क्या होगा। आइए देखते हैं रेजोनेंस। ये देखो, बेंजाइल रेडिकल, इसका नाम है बेंजाइल, इस ग्रुप का ही नाम है बेंजाइल, कॉमन नाम। ठीक है, बेंजीन रिंग से CH2 है, ये पर इलेक्ट्रॉन डॉट मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। ये बेंजाइल रेडिकल है। और यहां देखो नीचे इसका नाम एलाइल रेडिकल है, एलाइल। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं क्या अंतर पड़ने वाला है। क्या अंतर पड़ने वाला है देखिए। हम पहले तुलना करते हैं वाइनाइल का।
इसका नाम है वाइनाइल, वाइनाइल रेडिकल। वाइनाइल रेडिकल में एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, दूसरा नहीं है। इसी का भाई है एलाइल रेडिकल। एलाइल रेडिकल, एलाइल नहीं हुआ, सॉरी। ये है एलाइल। एलाइल में देखो कि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। एक पॉसिबिलिटी है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला जाए और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ आ जाए। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसा। एलाइल में दो पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं। ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, इसका वैलेंसी पूरा हो गया, इसका अभाव हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया यहाँ पर। इसके एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है, इसके दो पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं। एलाइल रेडिकल इज मोर स्टेबल देन वाइनाइल रेडिकल। ये सब टर्म याद रखिए, सब क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको इसमें याद ही रहना चाहिए। अब देखता हूं मैं बेंजाइल में क्या होता है। बेंजाइल में देखो क्या होगा, सॉरी, ये है बेंजाइल रेडिकल, यही बेंजाइल है। इस बेंजाइल में क्या होगा कि ये जो सिंगल बॉन्ड है, देख रहे हैं, ठीक है। एक मिनट हुआ है। ये रेडिकल, ये बॉन्ड यहां से यहां आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा। स्ट्रक्चर ये बनेगा। रेजोनेंस ड्रॉ करना आता होगा आप लोगों को। ये एक रेडिकल है, फिर अगला क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। ये रेडिकल आ जाएगा। उसका अगला क्या होगा, फिर ये डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। देखते रहो गौर से, या नहीं समझे फटाफट चैट बॉक्स में लिखो। यहां आ गया ऐसे। ये सारे बेंजाइल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, पॉसिबल अरेंजमेंट बना हुआ स्लाइड में भी हम आपको यहां दिखा दिए बनाकर। इसमें क्या हुआ, 1 2 3 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गया। वेनाइल में एक स्ट्रक्चर, एलाइल में 2 स्ट्रक्चर, बेंजाइल में 4 स्ट्रक्चर। बताइए कौन स्टेबल होगा। इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ
बेंजाइल ग्रेटर देन एलाइल ग्रेटर देन वाइनाइल। ठीक है। अब अगर इसमें एक और भी फिनाइल जोड़ दें हम, इसके कारण 3 स्ट्रक्चर हुआ, देखे ना 3 जगह बॉन्ड गया। ये डबल बॉन्ड पहले यहाँ आया, दोबारा में ये बॉन्ड यहाँ आया, फिर बार में ये बॉन्ड यहाँ गया, चौथी बार में वापस फिर ये बॉन्ड यहीं आ जाएगा। अगर इधर भी एक फिनाइल रहेगा तो 6 स्ट्रक्चर बनेंगे, और 3 रहेगा तो क्या होगा, गेस करो। ये हो गया बाइफिनाइल। बाइफिनाइल मिथाइल रेडिकल, इसमें 3 स्ट्रक्चर इसके कारण जो दिखाए हैं सो होगा, वैसे ही 3 इसका भी हो सकता है। इसके 6 पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे, हम बनाएंगे नहीं, आप लोग घर में बनाइएगा, दिक्कत हो तो हमसे पूछिएगा। और इसी तरह से अगर ट्राइफिनाइल हो, ये देखिए, सॉरी, इसका नाम है ट्राइफिनाइल मिथाइल रेडिकल। ट्राइफिनाइल मिथाइल, ये है डाइफिनाइल मिथाइल। ये डाइफिनाइल मिथाइल, ये ट्राइफिनाइल। तो ट्राइफिनाइल मिथाइल में 9 स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, घर में बनाइएगा, नहीं बने तो हमसे कल पूछिएगा। इसके 6 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, इसके 9 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। प्रिंसिपल क्या है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या प्रोबेबल स्ट्रक्चर या कैनोनिकल, सब उसी का नाम है। जितने प्रोबेबल स्ट्रक्चर हैं उसी का नाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसी का नाम कैनोनिकल फॉर्म्स है। जितना अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतनी अधिक स्टेबिलिटी होगी। घर में इसको बनाना, लेकिन बना के देखना लोगों स्ट्रक्चर, तो याद रहेगा। बनाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बनाए रहोगे तो वो ध्यान में परीक्षा में आ जाएगा, हाँ ये ट्राइफिनाइल में अधिक बना था। बहुत काम हम इनडायरेक्टली लाभ के लिए करते हैं, प्रैक्टिस करने से बातें दिमाग में अधिक देर तक रहती है। कोई दिक्कत? तो फाइनल क्या हुआ, ट्राइफिनाइल मिथाइल मोस्ट स्टेबल, डाइफिनाइल लेस स्टेबल, बेंजाइल उससे लेस, एलाइल उससे लेस, वाइनाइल सबसे लेस नहीं। वैसे अल्काइल में टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल, यही स्टेबिलिटी ऑर्डर है। और याद रखना है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, विथड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज करेगा। जैसे मान लीजिए हम बताए थे आपको, कार्बन से अगर 3 Cl जुड़ा हुआ हो और ये रेडिकल बन जाए, ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। CCl3 रेडिकल बनेगा तो क्या होगा, ये मोस्ट अनस्टेबल। अगर CF3 बन गया तो और भी अनस्टेबल। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, विथड्रॉइंग ग्रुप घटाएगा। ठीक है, तो फाइनल क्या हुआ हमारा, क्या फाइनल हुआ, ट्राई फिनाइल मिथाइल सबसे स्टेबल। उसके बाद
डाइफिनाइल मिथाइल, उसके बाद बेंजाइल, उसके बाद एलाइल, उसके बाद सबसे कम वाइनाइल। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। और अल्काइल में टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल। ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेज स्टेबिलिटी, डिक्रीजेज स्टेबिलिटी। हम बात कर रहे हैं फ्री रेडिकल का। एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा? इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। इतना बात हमको फ्री रेडिकल के बारे में कहना था। ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि फ्री रेडिकल है क्या? होमोलाइसिस से जो बनता है ऑर्गेनिक रेडिकल, जिसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फ्री रेडिकल है। होमोलाइसिस कैसे होता है? तो थर्मल हीट करने से, सनलाइट या यूवी लाइट से, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और किसी रेडिकल के अटैक से, चाहे रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए हो या एडिशन के लिए हो। ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है? अल्काइल रेडिकल का स्ट्रक्चर प्लेनर है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा रहेगा तो वो प्लेनर से पिरामिडल की ओर चला जाएगा। पिरामिडल किसी का नहीं है, पिरामिडल की ओर जाएगा, थोड़ा कर्व हो जाएगा। ठीक है। और स्टेबिलिटी में क्या होगा? अल्काइल में टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और रेजोनेंस के कारण जितना अधिक प्रोबेबल स्ट्रक्चर उतनी अधिक स्टेबिलिटी। ठीक है। अब बताइए आपको क्या चाहिए हमसे? कुछ मन में क्वेश्चन है तो फटाफट चैट बॉक्स में लिखो, जल्दी से लिखो फटाफट क्वेश्चन कि हम तुमको जवाब दे दें। है क्वेश्चन? किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? नहीं है? ये बना हुआ है बेंजाइल रेडिकल का स्ट्रक्चर, ये एलाइल का बना हुआ है। और हम जो होमवर्क दिए हैं वो आप लोग खुद से बनाइए घर पर में। और अगर दिक्कत होगी तो पूछिएगा। ये हुआ स्ट्रक्चर और शेप। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लानर है तीनों, एक लोन पेयर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लोन पेयर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इतना बात अगर आपको याद रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। इतना अच्छा से पढ़ लीजिए। जो मन में क्वेश्चन हो वो अभी पूछना है तभी पूछो, नहीं तो कल पूछ लेना। ठीक है। अभी कोई मन में है क्वेश्चन? बता जल्दी से, लिखो चैट बॉक्स में। किसी के मन में क्वेश्चन है? नहीं है? ठीक है। तो आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। और हम फिर आपसे आग्रह करते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको बढ़िया से अगर पढ़ लिया, और मैं तैयार हूं, जितना अच्छा से कहोगे मैं उतना तैयार हूँ। जब तुम पढ़ोगे, तुम क्वेश्चन पूछोगे तो पता चलेगा हमको क्या प्रॉब्लम है। मैं तैयार हूँ। हम ऑर्गेनिक का तुमको मास्टर बना देंगे गारंटी के साथ। मेहनत तुमको करना पड़ेगा, हम तो केवल गाइड कर सकते हैं। फैक्ट है, मेरे पास कुछ नहीं है। यू हैव टू लेबर एंड आई एम रेडी टू हेल्प यू। आई एम योर हेल्पर। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास समाप्त करता हूँ।